तो पाठ जो 6 पढ़ रहे थे उसका पाठ है पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखते हैं और ये वीडियो नंबर 4 आपका है। तो आइए पाठनीत प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 6.1 है। सारणी 6.1 में दर्शाए गए अयस्कों में से कौन से चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि में धातुओं में चुंबक का गुण होता है, अशुद्धियों में चुंबक का गुण नहीं होता है। तो इसको अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। आपके सामने उत्तर है। ऐसे अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग किया जा सकता है जिसमें चुंबक के गुण होते हैं, जैसे हेमाटाइट और आयरन पैराइट। ये दोनों जो अयस्क हैं इसके अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है। प्रश्न 2 आपके है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन का क्या महत्व है, ये पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्या इसका महत्व है। कह सकते हैं एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट में अधिकांश SiO2, आयरन ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती है और 473 से 523 केल्विन ताप तथा 35 से 36 बार दाब पर चूर्णित अयस्क को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पाचित्र कर संदर्भित किया जाता है और इस प्रकार Al2O3 सोडियम एल्युमिनेट के रूप में और SiO2 सोडियम सिलिकेट के रूप में निक्षालित हो जाता है तथा अशुद्धियाँ शेष रह जाती है। Al2O3 प्लस NaOH, यही रिएक्शन है। H2O क्रिया कराएंगे तो Al यहाँ पर छूट गया है, L लिख देंगे, OH का 4 यहाँ पर, यही होता है और बाद में हमें जो होता है प्राप्त हो जाता है। देखिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है और 3 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अभिक्रिया Cr2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस Cr और डेल्टा G का मान -421 किलो जूल है कि गिब्स ऊर्जा मान से लगता है कि अभिक्रिया ऊष्मागतिकी के अनुसार संभव है, पर यह कच्छ ताप पर संपन्न क्यों नहीं होती। देखिए जो उत्तर में आप कह सकते हैं, जो अभिक्रिया ऊष्मागतिकी रूप से संभव होती है उनके लिए कुछ मात्रा सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कमरे के ताप पर नहीं मिल सकता है, अतः ये क्रिया कमरे के ताप पर संपन्न नहीं हो सकती है। ये बात आप बता सकते हैं। चलिए प्रश्न 4 आपके पास है। क्या यह सत्य है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मैग्नीशियम Al2O3 को अपचयित कर सकता है और AlMgO को परिस्थितियाँ कौन सी होगी, यानी अदला बदली, यानी जो आपका मैग्नीशियम जो Mg है वह Mg Al2O3 को कभी अपचयित कर सकता है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ हटा सकता है और जो Al है MgO के साथ ऑक्सीजन हटा सकता है। तो आप यहाँ पर आंसर में कह सकते हैं हाँ, 1600 केल्विन ताप के नीचे जो मैग्नीशियम होता है Al2O3 को अपचयित कर सकता है और जो एल्युमिनियम होता है MgO का अपचयन 1600 केल्विन ताप के ऊपर कर सकता है। ये कुछ प्रश्न थे, बता सकते हैं हम इसको। आइए उसके बाद से अभ्यास प्रश्न के पास कदम हम लोग रखते हैं। देखिए प्रश्न ये कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रोधातुकरण द्वारा किया जाता है परंतु जिंक का नहीं, आप व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रोधातुकरण के द्वारा किया जाता है परंतु जिंक का नहीं, व्याख्या कीजिए। आप उत्तर में कह सकते हैं कि कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रोधातुकरण द्वारा किया जाता है। विलयन में थोड़ा सा अम्ल डाला जाता है। विलयन में उपस्थित Cu2 प्लस और InH2 गैस को से अभिक्रिया करता है। Cu2 देखिए प्लस है H2 और इस तरीके से कॉपर का निष्कर्षण इसके साथ किया जा सकता है। क्योंकि जिंक धातु बहुत अधिक क्रियाशील होता है अतः जिंक का निष्कर्षण हाइड्रोधातुकरण द्वारा नहीं किया जा सकता। तो जिंक बहुत अधिक क्रियाशील होता है तो उसका हम लोग निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉपर कम क्रियाशील होता है तो उसका निष्कर्षण कर सकते हैं। देखिए प्रश्न 6.2 है कि फेन प्लवन विधि में अवनमक की क्या भूमिका है। आप इसका उत्तर में कर सकते हैं। यदि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड जैसे मिश्रण को अलग करना हो तब फेन प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में सोडियम यानी NaCN अवनमक का उपयोग किया जाता है। अवनमक का मुख्य कार्य होता है कि संकरता के द्वारा अयस्क के इकाइयों में से किसी एक को फेन बनने से रोकता है। ये अवनमक
चयनित रूप से जिंक सल्फाइड को फिन में आने से रोकता है, परंतु पीबीएस को फिन में आने से नहीं रोकता। अवनमक का मतलब होता है कि जो अगर आप विलयन को झाग फलवन विधि से अलग करते हैं, 2 विलयन उसमें है, तो 1 विलयन को वह झाग बनने से रोक देता है, जिसको अवनमक कहते हैं। जैसे सोडियम साइनाइड अभी आप देख रहे थे NaCl और 1 का बनता है, और इस तरीके से दोनों जो धातुएं होती हैं उसको अलग कर देता है। आपके सामने एक और प्रश्न नंबर 6 है, 3 है कि अपचयन द्वारा ऑक्साइड अयस्कों की अपेक्षा पायराइड से तांबे का निष्कर्षण अधिक कठिन होता है, क्यों? यानी ऑक्साइड से हम लोग कॉपर का निष्कर्षण बड़ी जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन पायराइड से बड़ी कठिनाई होती है करने में, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप आंसर में कह सकते हैं कि पायराइट अयस्क में कॉपर यानी तांबा Cu2s के रूप में उपस्थित रहता है। Cu2s के निर्माण की मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा G CS2 तथा H2s से अधिक होती है, जो कि ऊष्माशोषी यौगिक है। यही कारण है कि कार्बन या हाइड्रोजन का प्रयोग Cu2s को कॉपर धातु में अपचयित करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत Cu2O को डेल्टा G0 का मान CO2 से बहुत कम होता है, Cu2O को कार्बन के द्वारा कॉपर धातु को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 4 है, मंडल परिष्करण और स्तंभ वर्णलेखनी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी में कि मंडल परिष्करण में यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु के ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अशुद्ध धातु के छड़ के एक किनारे पर एक प्रतिकार गतिशील तापक लगा रहता है। तापक जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, गलित से शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्ध संलग्न गलित मंडल में चला जाता है। अभी आप इस तरीके के जो चित्र देख रहे थे, निर्वात पंप था, इसके चारों ओर हीटर लगाए गए थे और अशुद्धियाँ एक जगह इकट्ठा होकर के अलग कर देते हैं। उसके बाद से स्तंभ वर्णलेखनी, आपको मैंने कहा था स्तंभ वर्णलेखनी में कि जब 2 या 2 से अधिक विलयन हो धातु को उसको अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो अधिक अधिशोषक क्षमता वाले पदार्थ होते हैं वह ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो कम अधिशोषक वाले पदार्थ की जिसकी अधिशोषक क्षमता कम होती है वह नीचे इकट्ठा हो जाता है। और इस तरीके से जो होता है हम लोग 2 प्रकार के जो धातु का विलयन होता है उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो प्रश्न आपका आता है, और अगला जो प्रश्न होता है वह यह होता है कि 5वां आपका है कि 673 केल्विन ताप पर कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा अच्छा अपचायक है? आप बता सकते हैं कि 673 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक होता है। उसके बाद से प्रश्न नंबर जो आता है आपका 6 नंबर कहता है कि कॉपर के वैद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख में उपस्थित समान तत्वों के नाम दीजिए और वे कहाँ और कैसे उपस्थित होते हैं। एनोड पंख माने क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं उसको लिखना है। कह सकते हैं कि इसमें सिलीनियम, टेलोनियम, सिल्वर और गोल्ड आदि तत्व एनोड के नीचे मुक्तः धातुमल यानी पंख के रूप में उपस्थित रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कॉपर की तुलना में कम क्रियाशील है तथा वैद्युत प्रक्रिया में अप्रभावित रहता है। उसके बाद से प्रश्न 7 कहता है कि आयरन यानी लोहे के निष्कर्षण के द्वारा वातावरण के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं के लिखिए। तो देखिए, अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले जो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन से क्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और फिर FeO3 कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो FeO प्लस CO2 बनाता है। फिर FeO कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो Fe और CO2 बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग को लोहा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं कि जिंक ब्लेंड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो देखिए, आप बता सकते हैं कि जिंक ब्लेंड यही है, ZnS प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यह जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी जिंक सल्फाइड होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और फिर से आप इसके आगे और भी बता सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर जिंक ऑक्साइड होता है वह कार्बन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो जिंक
और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, बंट जाता है। और इस चीज़ को आप बता सकते हैं। उसके बाद से एक प्रश्न आता है कि कॉपर के धातु क्रम में सिलिका की भूमिका समझाइए। देखिए, सिलिका द्रव में उपस्थित आयरन के अशुद्धियों को FeSiO3 के रूप में पृथक कर देता है। SiO2 प्लस FeO और FeSiO3 में बदल देता है। उसके बाद से प्रश्न 10 है कि वर्ण लेखकी पद का क्या अर्थ है। तो आप इसका आंसर में देखिए, पृथक्करण की वह विधि जिसमें अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों को अधिशोषण अलग अलग होता है। गतिशील माध्यम की भौतिक अवस्था अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति और गतिशील माध्यम के गमन के प्रक्रम पर निर्भर होने के कारण वर्णलेखी कहते हैं। और इस तरीके से हम लोग इस पाठ के नेक्स्ट वीडियो में और मिलकर देखेंगे।